हेलो, क्लास नाइन्थ। बेटे, आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ आज मैं आपका कृतिका, जो आपकी बुक हिंदी में है, उसका 4th चैप्टर माटी वाली, और वैसे आपका 3rd चैप्टर, क्योंकि इस कृतिका में आपके 3 ही चैप्टर हैं जो उसके आपके सिलेबस में हैं। तो उसमें लास्ट चैप्टर होगा ये आज, जिसका नाम है माटी वाली, और इसके राइटर हैं विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक, इसको मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और लास्ट में इसके प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। आपको जैसा पता ही है कि कृतिका में आपके गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, केवल अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहले मैं आपको आपका जो चैप्टर है उसे समझा दूं कि इसमें है क्या, उसके बाद तब प्रश्न उत्तर आपके एक्सप्लेन करूंगी। तो विद्यासागर नौटियाल जी ये गढ़वाल के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक, जिस समय वहाँ पर टिहरी में बांध बना था, डैम बना था, तो उसका बांध बनते समय वहाँ पर जब बांध बनता है तो बहुत सारा क्षेत्र पानी से डूब जाता है, पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है उसमें, नदी के आसपास का क्षेत्र। तो उसमें क्योंकि गवर्नमेंट विकास के बहुत से साधन अपनाती है, जिसमें कि विकास हो, बिजली बने, तो बिजली, अगर डैम से बिजली बनती है, बिजली बनेगी तो देश का विकास होगा, बिजली सब घर घर में पहुंचेगी। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जब टिहरी में बांध बनाया गया, तो उसमें बहुत से लोगों को, जिनके जो उस क्षेत्र में रह रहे होते हैं, उन क्षेत्र को दूसरी जगह पुनर्वास कर दिया जाता है। दूसरी जगह में उतनी ज़मीन, उतना सब कुछ दे दिया जाता है कि तुम आप लोग उधर जाके निवास करें। तो इसे कहते हैं विस्थापित होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह रहना, उसे विस्थापित। इसी विस्थापितों की समस्या को नौटियाल जी बड़े मार्मिक ढंग से, बड़े संवेदनशील ढंग से इस कहानी में प्रकट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, ये एक ऐसी बूढ़ी महिला की कहानी है जो कि सत्य पर आधारित है, जो कि शोषित है, दलित है, और टिहरी के लोगों को जो मिट्टी है वो ला कर दे रही है। मिट्टी का मतलब देखिए, चिकनी मिट्टी जो होती है वो चूल्हे में लीपने के काम आती है। पहले से ऐसा होता था कि लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, और बाद में उसे, खाना बनाने के बाद उसे सफाई करने के लिए मिट्टी और गोबर मिलाकर उसे लीप देते थे, जिससे कि कीटाणु भी गोबर की वजह से नहीं आते थे, और मिट्टी के कारण सफाई भी बनी रहती थी, चिकनाई भी बनी रहती थी। तो वहाँ पर, जहाँ पर शहर के लोग, टिहरी शहर में चिकनी मिट्टी का मिलना बड़ा मुश्किल था, तो वहाँ पर रेतीली भूमि थी, तो रेतीली भूमि में तो चिकनी मिट्टी होगी नहीं, और रेतीली मिट्टी से क्या होगा कि लिपाई होगी नहीं। तो इसलिए जो बूढ़ी महिला है वह टिहरी के वासियों के लिए मिट्टी घर घर में जाकर देती थी। उसके पास एक कनस्तर था जिसे कवि कंटर कहता है, और उस कनस्तर को ले जाकर जिसके घर में भी डिमांड होती मिट्टी की, उनके घर में जाकर, दूर क्षेत्र से लाकर, ग्रामीण क्षेत्र से लाकर शहरी वासियों को घर में जाके मिट्टी बांटती, और उसके एवज में, उसके बदले उस बूढ़ी महिला को केवल रोटियां ही मिलती, पैसा वगैरह नहीं मिलता। तो उसी रोटी से वह बूढ़ी महिला अपना और अपने अशक्त, एक उसका बूढ़ा पति है जो घर में है, अशक्त मीन्स असहाय है, कुछ काम नहीं कर सकता, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो उन रोटियों से अपने और अपने बूढ़े पति का पेट भरती थी। तो उसी कहानी को, उसी कहानी को इस आपके पाठ में बड़े मार्मिक ढंग से लेखक डालते हुए कहते हैं कि माटी वाली जो है वो उस टिहरी नगर की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि वो घर घर में जाकर, वो मिट्टी हर एक घर को चाहिए, तो हर घर में जाकर नंबर से बारी बारी लोगों को मिट्टी देती है, और उसके बदले में उसे रोटियां मिलती। ठीक है, तो उनमें से क्या करते, अगर किसी ने 2 या 3 रोटी दे दी तो एक अपने बूढ़े के लिए छिपा लेती, और बाकी रोटियों को वह खुद खाती या अपने बूढ़े के लिए रख लेती। और ऐसा वो कैसे करती, चोरी से करती। जैसे माल, जिस घर में उसने मिट्टी डाली वहाँ उसे 2 रोटी मिली, एक रोटी उसने खा ली, एक रोटी अपने बूढ़े के रख ली। तो इस तरह से इतनी दलित, शोषित महिला है कि उसे अपने काम के बदले पैसा मांगने की भी हिम्मत नहीं होती। इवन जहाँ पर वो रहती है वहाँ किसी की ज़मीन में उसने
थोड़ी सी झोपड़ी बना रखी है और उस झोपड़ी के रहने के बदले में उसके घर में वो बेगार में काम करती है फसल के टाइम पर। इतनी गरीब महिला है। तो उसके अलावा जब इस पाठ में लेखक जो हैं वो आपको जगह जगह शिक्षा भी दे रहे हैं। एक जगह लेखक कहते हैं कि जब वह किसी घर में मिट्टी डालने जाती है तो उसे पीतल के गिलास में चाय मिलती है रोटी के साथ। तो माटी वाली उस घर से घर की मालकिन से कहती है कि आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, अब तो पीतल के गिलास यूज़ नहीं होते। तब मालकिन कहती है कि मैं अपने पुरखों की चीज़ को औने पौने दान पर बेचना सही नहीं समझती। तो मिट्टी वाली कहती है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने बुजुर्गों की चीज़ का सम्मान करना। और इसी आधार पर अभी आपका प्रश्न भी बनता है, आगे आपको बताऊंगी, मैं समझाऊंगी। तो उसके बाद बूढ़ी महिला दूसरी घर में चले जाती है चाय मिट्टी का ऑर्डर लेने के लिए। इस तरह से वह उसका रोज की दिनचर्या ही यही बन गई कि मिट्टी लाना और घर घर में देना। तो इस तरह होते करते कुछ समय बीतता है। तो एक दिन वह बड़ी प्रसन्न चित्त होती है कि आज मेरे पास 3 रोटी हैं और मैं घर जाऊंगी, बूढ़े को दूंगी और उसके साथ थोड़ा प्याज भी ले लूँगी हूँ, प्याज भी उसके साथ उसकी चटनी बनाऊंगी, उसे बताऊंगी नहीं और अचानक उसके आगे परस दूंगी तो शायद खुश हो जाएगा बूढ़ा करके। लेकिन जब तक वो घर पहुँचते हैं तब तक उसके बूढ़े की जो असत था, असहाय था, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि टेहरी बांध के लोग, जब बूढ़ा भी उसका साथ छोड़ जाता है, तो उसके बाद जो टेहरी बांध के लोग पुनर्वास के लिए दूसरी जगह के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर्स होते हैं, वो घर घरों में जाते हैं, लोगों से कहते हैं तुम्हारा कितनी ज़मीन है, उसका जो कागज़ है वो दिखाइए और उसके बदले में आपको दूसरी जगह ज़मीन दी जाएगी। घर घर में जा रहे होते हैं तो तभी माटी वाली के पास भी पहुंचते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास है कोई ज़मीन, तुम कहाँ से खाती हो? तो वो कहती है मैं तो माटा खान से खाती हूँ। तो वो कहते हैं माटा खान क्या तुम्हारे नाम है? माटा खान नहीं जहाँ से मिट्टी लाती है। तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरे पास वो भी मेरे नाम नहीं है वो। तो अब तुम अगर मुझे दूसरी जगह विस्थापित करोगे तो मैं क्या खाऊंगी? तो वो अब जो अधिकारी आते हैं, वो अधिकारी कहते हैं इसका हमें नहीं पता कि आप क्या खाएंगी, और लेकिन हमें इतना पता है कि अगर आपके पास कहीं ज़मीन है तो उसका कागज़ दिखाइए, उसके बराबर ज़मीन आपको दूसरी जगह मिल जाएगी। तो बूढ़ी महिला कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, अब मेरा क्या होगा? और वो दिल्ली में बैठकर अपने वहाँ बैठ के तो कहती है कि गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस तरह कि इससे यह मार्मिक कहानी आप दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं का कभी कभी जनता को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो जनता होती है वो कितनी परेशान हो जाती है, और जो गरीब जनता होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको कितनी समस्या होती है, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो इसी पुनर्वास की समस्या को ये पूरी कहानी आपको बताती है। अब आते हैं बेटे, ये तो मैंने आपको आपकी कहानी बताई कि इस कहानी में था क्या, माटी वाली कहानी में नौटियाल जी क्या कह रहे हैं। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर में आते हैं। हाँ बेटे, तो इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समस्या में कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि माटी वाली जो है वो टिहरी में केवल अकेली ही ऐसी महिला है जो घर घर में जाके मिट्टी बांटती है, और उसके अलावा उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। यानी कि दूसरी अगर कोई और भी होता व्यक्ति तो शायद कुछ लोग उससे लेते, कुछ लोग दूसरे से लेते। तो अकेले प्रतिद्वंदी होने के कारण सभी लोग उसे जानते हैं और वो घर घर में सबको लाल मिट्टी बांट देती है। और इसके अलावा वो गरीब है और रोटी में ही मान जाती है, उसके एवज में मिट्टी लाती है, उसके एवज में रोटी ही मिलती है उसे। तो इसके कारण उस गरीब है, फटेहाल है और बेचारी भी है। तो इस कारण भी टिहरी वासी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि समाज है, समाज में सभी लोगों का काम है कि दूसरे की जो मजबूरी होती है उसका फ़ायदा उठाना, यही उसके साथ भी रहा। ठीक, दूसरा प्रश्न है आपका, माटी वाले के पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि माटी वाली की सबसे पहली समस्या थी उसका पेट भरना, अपने और अपने बूढ़े पति का पेट कैसे भरे। और इसके बारे में
उसे अगर गांव छोड़कर जाना पड़े तो वो अपना गुजारा कैसे करेगी। ये उसका सबसे बड़ी समस्या थी। उसे इस बारे में सोचना ही नहीं था कि मेरे पास मकान नहीं है या मेरे पास घर नहीं है या मेरा और कहाँ कहाँ से क्या होगा, ऐसा उसके पास सोचने का वो बिजी थी। केवल माटा खान ही उसकी रोजी रोटी बना हुआ था। उसके वहाँ से मिट्टी लाना, लोगों के घर में देना, वहाँ से रोटी लेना और उसके बाद अपना दिनचर्या रोज की उसकी यही हो गई थी। तो यही समस्या कि मेरा क्या होगा, मैं अगर यहाँ से उजड़ कर यहाँ बांध बनता है, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो मेरा क्या होगा। ये समस्या उसे ऐसे पागल बनाई थी कि उसे अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था, समय ही नहीं था। ठीक। तीसरा प्रश्न है आपका, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। एक बार चाय दी, चाय देते हुए मालकिन ने उससे कहा था कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यही प्रश्न है। इसका मतलब ये है, अगर भूख लगी हो तो कैसा भी भोजन बना हो वो स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट भोजन तब लगता है जब आदमी के अंदर भूख होती है। अगर भूख नहीं होगी तो क्या होगा, कितना ही भी अच्छा भोजन हो वो उसे मन नहीं करेगा। हालांकि उसने देखिए रूखी रोटी को उसने बिना साग के चाय के साथ खा लिया, इसीलिए कहा मालकिन ने कि भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी जो भोजन होता है वो स्वाद के कारण, भूख के कारण मीठा लगता है, न कि केवल खाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की हुई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालिक के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बताया था, पीतल के गिलास, जब मालकिन उसे पीतल के गिलास में चाय देती है बूढ़ी महिला को, माटी वाली को, तो वो कहती है कि अपने अभी तक गिलास संभाल कर रखे हैं। तब मालकिन कहती है कि मुझे अपने पुरखों की कमाई खाली ऐसे पानी के भाव भेजने को मेरा मन नहीं करता। तो यहाँ पर लेखक सीख दे रहा है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को, हर एक विद्यार्थी को, कि हमें अपने पुरखों की चीज़ों को ऐसे ही नहीं बेच देना चाहिए। हमें उनकी सुरक्षा रखनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें ऐसे ही सस्ते में या अपने ऐश के लिए नहीं बेचना चाहिए। हाँ, लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको जीवन का कहीं पर संकट आ जाए, सपोज आपके पास अपने पूर्वजों से मिली हुई बहुत सब ज़मीन है, अगर वो ज़मीन कहीं पर किसी के साथ जीवन का संकट आ गया, कोई बीमार ऐसा हो गया, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो जाती है, ऐसी स्थिति में तो जीवन बचाने के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन केवल खाली ही अपना बिना परिश्रम करे अपने ऐशो आराम के लिए अगर वो ऐसे पुरखों की चीज़ को नहीं बेचना, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो और पैसा हो या कोई और चीज़ें हों। तो इस तरह हमें अपने पुरखों की विरासत को संभाल कर रखना चाहिए, विरासत में जो हमें पुरखों से मिली है, पूर्वजों से मिली है। तो ये एक समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है कि सहज स्वभाव की स्थिति में हमें उनकी चीज़ को सुरक्षित ही रखना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का इसका हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, फिर रिपीट कर रही हूँ। माटी वाली का रोटियों को हिसाब लगाना क्या किस चीज़ को प्रकट करता है, वो गरीब है, उसे पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो रोज कमाती है और रोज खाती है। ठीक है, और इससे केवल अपना ही नहीं, उसे अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है, इसीलिए उसे अपने रोटियों का हिसाब रखना पड़ता है कि मेरा बूढ़ा कितना खाएगा। एक जगह कहती है 1 या 1.5 रोटी खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा वो, तो और उसके अलावा मैं कितना खाऊंगी, 1-2 रोटी अपना खा ली, 1-2 रोटी बूढ़े पति को दे दी। तो इसलिए उसको अपने रोटियों का हिसाब लगना था। वो इसलिए क्यों, क्योंकि वह बहुत गरीब थी, साधनहीन महिला थी, इसलिए उसे अपने रोटियों का हिसाब रखना पड़ता था। आज माटी वाली अपने बूढ़े को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। माटी वाली क्या है, मजबूर पत्नी है, उसका पति जो है विवश है, अशक्त है, बूढ़ा है, बीमार है और काम नहीं कर सकता, और पूरी तरह अपनी पत्नी पर यानी कि माटी वाली पर ही निर्भर है। इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान भी रखती है। वह खुद खाने से पहले अपने पति के लिए भी रखती है बचाकर, और अपने क्योंकि अपने जीवन साथी जो बूढ़ा आसक्त पति है उसके साथ उसके मन में लगाव भी है कि वो जीवित रहे, और इसके प्रति उसके मन में करुणा भी है, दया भी है।
ठीक है। और जब से वह अशक्त हो गया है तो तब से दयनीय दशा में पहुंच गया है, और उसके बाद को उसके मन में, बूढ़ी महिला के मन में अपने बूढ़े पति के लिए और भी ज़्यादा दया का भाव जाग गया। इसलिए उसने यह कहा कि वह कोरी रोटियां उसे नहीं देगी। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है उसका शमशान से मतलब है उसका ठिकाना, उसका घर कभी नहीं उजड़ना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। क्योंकि गरीब आदमी जो है एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान में बसने में समर्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास, अगर वो अपने मूल स्थान जहाँ पर वो रहता है वहाँ से चला गया तो उसके लिए क्या समस्या आती है? तो उसके लिए रोजगार की समस्या आती है, उसके लिए परिवार की समस्या आती है, और उसके लिए अपने कहाँ पर वो रहेगा, कहाँ घर बनाएगा, कहाँ खाएगा, वहाँ माटी वाली के लिए माटा कहाँ दूसरी जगह होगा या नहीं, या दूसरी जगह लोग मिट्टी लेंगे या नहीं, ये सब उसके लिए समस्याएं होती हैं। इसलिए कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि उसका घर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको विस्थापन क्या होता है। विस्थापन मीन्स एक स्थान से, ये अपना जो मूल स्थान है, निवास स्थान है, जहाँ जिंदगी भर रहे हो, ऐसे स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं चाहते हुए बसना, इसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन से क्या होता है? पूरा जीवन हिल जाता है, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं पुरानी जो होती है बनी बनाई वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सारे मित्र छूट जाते हैं, सब कुछ लाचार हो जाता है, व्यक्ति पूरी तरह लाचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि नई जगह पर, नए स्थान पर नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, नए मित्र बनाने पड़ते हैं, नए विश्वास जमाने पड़ते हैं, नए अनुसार ढलना पड़ता है। इस प्रकार जो विस्थापन होता है वो शांति के स्थान के पर एक चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए। और सबसे बड़ी समस्या आती है रोजगार की। तो अगर विस्थापित व्यक्ति जो है वो रोजगार मीन्स आजीविका का साधन कहाँ से ढूंढे? काम धंधे सब वहाँ जो बसे बसाए होते हैं वो सब छूट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बूढ़ों के लिए। बूढ़ों के लिए तो अपने एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर जाना उनके लिए सबसे मौत से कम नहीं होता। जब टिहरी बांध बना उस समय हजारों परिवारों की खेती बाड़ी, काम धंधा, नौकरी, व्यापार, मजदूरी सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। और जैसे कि माटी वाली की पीड़ा नौटियाल जी ने हमारे सामने रखी, लेखक ने हमारे सामने रखी। इस प्रकार बहुत से विस्थापन हुए हैं, एक ही विस्थापन नहीं, और भी विस्थापन हुए। जब भारत आज़ाद हुआ उसमें पाकिस्तान के लोग कुछ यहाँ आए, यहाँ के लोग कुछ पाकिस्तान गए, ये भी विस्थापन की समस्या थी। तो आने जाने में कई लोग मर गए, कई लोगों के साथ और समस्या आई, कई लोग दूसरी जगह बसने में उनको बड़ी परेशानी हुई। तो ऐसे विस्थापितों की सुध को सरकार ने लेना चाहिए। ठीक है, पहले उनके लिए आजीविका का साधन उपलब्ध कराना चाहिए, और उसके बाद उनको अच्छी तरह से ऐसी जगह बसना चाहिए। बहुत पहले तो कोशिश करना चाहिए कि पुनर्स्थापन जो होता है, विस्थापन जो है उसे रोका जाए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो पूरी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए होना चाहिए। ये इस कहानी का, इस प्रश्न का उत्तर भी है, इस कहानी का मेन उद्देश्य भी है। ठीक बेटे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बेटे।